Hello students, today we are going to study about the photoelectric effect. अब photoelectric effect क्या है वो आपको यहाँ देखना है. उसके बाद what is the effect of frequency on photo energy, क्या इफेक्ट है वो देखेंगे. उसके बाद एक वर्क फंक्शन करके वर्ड है, वर्क फंक्शन क्या होता है ये सभी आपको आज देखना है. Now let us see what is photoelectric effect. स्टेटमेंट क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का. द phenomena of instantaneous emission of electrons from a metal surface when radiation of suitable frequency is incident on it. It is known as photoelectric effect. क्या क्या दिया है इसमें देखो. अगर एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर मूविंग हियर एंड देयर. ओके, ये मेटल सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होता है, अब लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ये येलो कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे, दे आर द फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स. ओके, दे आर इंसिडेंट ऑन दीज मेटल सरफेस. अभी इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, दीज फोटॉन्स दे कोलाइड विद दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड होते हैं. कोलाइड होने के बाद दीज फोटॉन्स दे गिव्स देयर एनर्जी टू दीज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अभी इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो एनर्जी आ गई, एनर्जी आने के बाद कुछ एनर्जी का यूज करके दीज इलेक्ट्रॉन्स दे एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस. अब जो एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट करंट विल बी फ्लो थ्रू द मेटल. दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टेटमेंट देख लिया अपन ने. अभी अब उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है वो देखते हैं. नाउ सी हियर, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसमें क्या होता है, दैट इज द ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, उसमें एक एमीटर और कैथोड. ओके, ये एमीटर के ऊपर मेटल सरफेस है, जो मेटल से आपको इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने हैं, दैट सब्सटेंस इट इज फिक्स्ड ओवर हियर and it is called as a cathode. Why it is called as a cathode? Because ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस है यहाँ पे, दिस इज एमिटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे, ठीक है, मीन्स ये निगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे, सो इट इज कॉल्ड एज अ कैथोड. और उनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे कलेक्टर है, दैट इज एनोड. ये सभी दोनों प्लेट्स यहाँ पे अभी इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर है. समझ में आ रहा है आपको. अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त ये कैथोड जो है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है कैथोड और एनोड के बीच में, और यहाँ पे एक एमीटर है टू मेजर द करंट. ओके, अभी आपने अभी देखा कि whenever that light of suitable frequency it is incident on this metal surface, electrons they emit from the metal surface. ओके, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. यहाँ पे ये जो सोर्स है, सोर्स की इंटेंसिटी अपन यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं. जो भी फोटॉन्स है उनकी जो इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स की इंटेंसिटी यहाँ से अपन एडजस्ट कर सकते हैं. अभी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो आगे देखेंगे अपन. देखो फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है. इसमें यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है, सभी फ्रीक्वेंसी की लाइट दी है, यहाँ पे रेंज दी हुए. उसके सुटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेंगे ताकि यहाँ से ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वो अभी आपको एक स्टिमुलेशन देखेंगे अपन, और उसमें स्टडी करेंगे हाउ दिस इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म and what is the experimental setup here. Now let us see how this experiment perform in the lab. This is the source of light. Okay, ये इसकी इंटेंसिटी अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते. ये आपका एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, यूवी लाइट, उसके बाद ये विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रीजन. ओके, यहाँ पे एमीटर है, और ये यहाँ पर एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट यहाँ पे लगाई हुई है, बैटरी कनेक्ट की है बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर. ये कलेक्टर प्लेट है, ये एमीटर प्लेट है. इसके ऊपर मेटल एक टारगेट मटेरियल यहाँ पे फिक्स किया हुआ है.
Now let us see how this experiment performed in the lab. See here, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी अभी 50% रखी हुए और नाउ वी एडजस्ट दिस फ्रीक्वेंसी. सुटेबल फ्रीक्वेंसी कहा गया है. फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, इधर यहाँ पे देखो ये ऊपर की जो है वेवलेंथ दी हुई है और फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी से रेसिप्रोकल में है. तो जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द वेवलेंथ, उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी. अभी इधर जाएंगे अपन तो वेवलेंथ बढ़ रही, इधर जाएंगे तो वेवलेंथ कम हो रही. यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही और राइट साइड में फ्रीक्वेंसी कम हो रही. तो अभी आपको सूटेबल फ्रीक्वेंसी चूज करना है ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. फॉर दैट वी स्लाइड दिस फ्रीक्वेंसी pointer. See here, these are the photons, they are incident on the metal surface. As soon as we obtain the suitable frequency, अभी देखो सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं मिलती आपको तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पे पहले यहाँ जो भी वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, 0 वोल्ट है. फोटॉन्स एमिट हो रहे, फोटॉन्स एमिट होने के बाद सुटेबल फ्रीक्वेंसी जब भी आएंगी, अपन ने टारगेट मटेरियल सोडियम यूज किया है. यहाँ पे देखो मैं स्लाइड कर रही हूं, अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए. मीन्स यहां से ये फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे फ्रॉम द मेटल सरफेस. ओके, and whenever these electrons they emit from the metal surface, we obtain the current here. Okay, this is called as a photoelectric effect. What is the statement of the photoelectric effect? That the phenomena of emission of electrons by certain substance when it is exposed to radiation of suitable frequency is called as a photoelectric effect, and emitted electrons are called photoelectrons. Okay, is it clear to you? Now we will see what is the effect of frequency on the photo energy. Effect of frequency on the photo energy. अभी देखो ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक फोटोन दिखाया हुआ है. इफ दैट फोटोन इट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, हियर whenever this photon it is incident on the metal surface, it collides with these electrons and it gives its energy to these electrons, and electrons emits from the metal surface as a photoelectron. Okay, ये आपको पता है, that is in a photoelectric effect we have studied. अभी देखो ये जो E है, E is equal to h mu, it is called as the energy of a photon, where h is the Planck's constant, mu is called as the frequency of incident radiation. ठीक है, and E is the energy of the photon. अभी देखो यहाँ पे h constant है, that is the Planck's constant. और अगर आप इक्वल टू h ये वाला फैक्टर को प्रोपोर्शनल साइन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E is directly proportional to the this mu. Mu is nothing but the frequency of incident radiation. ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स क्या हुआ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएंगी. अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डिक्रीज करते हो तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीज हो जाएंगे. मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन mu is directly proportional to the energy of photon E. Means as the energy increases, energy of photon also increases. समझ में आ रहा है आपको? आपने अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को याद किया तो देखो लेफ्ट साइड में अगर आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. वही फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है मीन्स जो भी फोटॉन्स निकल रहे उनकी जो एनर्जी रहेंगी वो ज्यादा रहेंगी. हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स दे आर इमिटेड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीजेस. समझ में आ गया आपको व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एनर्जी ऑफ द फोटॉन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है व्हाट इज मीन बाय वर्क फंक्शन. अभी देखो वर्क फंक्शन इट इज डिनोटेड बाय phi.
This phi is nothing but the amount of energy required to remove the electron from the given metal surface. यहाँ से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे मेटल सरफेस दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है having energy E is equal to h mu, these photon it collide with these electron, after collision it gives its energy to this electron. Because of that energy, some energy is used by the electron to remove from the metal surface. अभी यहाँ से निकलने के लिए जो भी एनर्जी उसको लगती है that is called as a work function, और जो रिमेनिंग एनर्जी रहेगी वो उसके पास रहेगी और दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी से आपको करंट मिलता है। ठीक है, तो अभी देखो अगर ये जो भी फोटोन है उसके पास अगर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है, whenever this photon it collides with this electron, what happened, it gives complete energy to this electron, वो अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। उसमें से अगर उसने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूटिलाइज की to come out from the metal surface, that energy it is denoted by phi, that is work function. तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने यूटिलाइज की, 10 में से 7 इलेक्ट्रॉन्स गए, बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, वो 3 इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये फोटो इलेक्ट्रॉन के पास रहेंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर टू यू? Okay, next one, we will study what are the observations of this experiment. For that, first of all, we will see what is the experimental setup of the photoelectric effect. Then we obtain some observations from the experiment on the photoelectric effect. First is the, again we revise what is the statement of the photoelectric effect. The phenomena of instantaneous emission of electrons from the metal surface when radiation of suitable frequency is incident on it. It is known as photoelectric effect. ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां से फोटोन से एनर्जी लेंगे, ओके, और विथ सम एनर्जी दे एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस. These photons are called as these electrons now called as the photoelectrons, electrons after emission. ओके, ये इफेक्ट था. अभी अपन एग्जैक्टली लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते उसका apparatus देखते. एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पे देखो, यहाँ एक इवैक्यूएटेड ट्यूब दी है, देन W इज कॉल्ड एज अ क्वार्ट्ज विंडो, जहां से लाइट एंटर होने वाला है, दैट इज द क्वार्ट्ज विंडो. इवैक्यूएटेड मीन्स यहाँ पे बिल्कुल ही वैक्यूम है, दैट इज कॉल्ड एज इवैक्यूएटेड ट्यूब. ओके, एंड ये S इज द सोर्स जहां से लाइट आने वाला है. C इज कॉल्ड एज अ कैथोड and A is called as a anode. Cathode is nothing but the emitter. ये एमीटर के ऊपर एक मेटल सरफेस लगाया जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी दी हुई है, एंड K is called as a commutator, and this rheostat, this is the microammeter to measure the current which is flowing through this circuit. Okay, आफ्टर इमिशन ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद ये जो भी अरेंजमेंट इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, और ये है कम्यूटेटर. कम्यूटेटर का यूज है टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ दिस कैथोड एंड एनोड. अगर ये प्लेट को अगर कैथोड से एनोड बनाना है तो वी यूज दिस कम्यूटेटर, और ये एनोड को अपन कैथोड कर सकते हैं. ओके, ये हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक effect. Now the first observation is that there exists a certain minimum frequency below which no emission of photoelectrons takes place. This minimum frequency is called as a threshold frequency or the cutoff frequency. आपको अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा आपने, इसके पहले अपन ने हाउ टू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट वो देखा था. ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि दैट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड.
and that minimum frequency is called as a threshold frequency. ओके अगर ये मेटल प्लेट है, इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है, having energy is equal to h mu, what happened, these photons they collide with these electrons, they emit their energy to these electrons. With some energy, these electrons they emit from the metal surface, that is called as a work function. Phi 0 it is equal to h mu 0, where mu 0 is the minimum frequency with which the photons they are emitted, and that frequency is called as a threshold frequency. ओके इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू है और यहां से जब भी वो एमिट होंगे दैट इज कॉल्ड एज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. अभी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या हुआ कि वो फ्रीक्वेंसी ओके फ्रीक्वेंसी को ही आपका इमिशन ऑफ फोटोन स्टार्ट होगा. यानी थ्रेशोल्ड मीन्स एक कॉर्नर की फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर में ही आपको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू म्यू 0 से जब भी ज्यादा रहेंगे तब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये पूरा इफेक्ट स्टडी करने को मिलेगा. ओके तो ये हुआ कुछ एनर्जी से वो बाहर निकल रहे, तो phi 0 दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन. phi 0 इट इज इक्वल टू h mu 0. ठीक है, अभी उसके बाद कुछ एनर्जी इनके पास बचती है दैट इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी से आपको करंट मिलता है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ. नाउ लेट अस सी वन स्टिम्युलेशन. सी हियर व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. अभी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा वो आपको देखना है अभी. ओके तो यहां से देखो सोर्स से फोटॉन्स आ रहे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, लेकिन अभी अगर अपन ने ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैक्सिमम कर लिए और इंटेंसिटी को 50% पे रखा. आपका जो टारगेट है दैट इज सोडियम. सोडियम इज अ टारगेट मटेरियल, उसमें से अभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ओके अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलते हैं तो देखो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना. तो सोडियम के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो ये वाली नहीं है, ये वेवलेंथ दिखाई दे रही है आपको करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड में इंक्रीज होती है. तो आप अगर मैंने अभी यहाँ पे 530 पे सेट कर दिया, 530 अगर आप देखते हो यहाँ पर अगर मैंने 530 वैल्यू एडजस्ट की पहले, तो 530 पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं. ठीक है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम कर दी, 530 के बाद मैंने अगर 540 कर दिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो गए. ठीक है, अभी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. मींस अगर 530 को इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे और 540 को नहीं निकल रहे, तो इसके बीच में आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ताकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे. दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके अभी देखो अपन वो फाइंड आउट करते. अगर मैंने 530 540 को नहीं निकल रहे थे, 540 को देखो अगर अपन 540 एडजस्ट करते, देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो ये जो पहले के है 540 फ्रीक्वेंसी अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे. अगर मैंने 539 यहां पर कर दिया, लेट्स सी अगर 539 उसके पहले, तो 539 करने के बाद क्या होता है देखो 539 को स्लाइटली इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दैट इज दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फॉर द टारगेट सोडियम दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड बाय दिस मेटल सरफेस. समझ में आ रहा. अभी ये 539 के ऊपर अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए. सभी इलेक्ट्रॉन्स बहुत अभी एनर्जेटिक है
वो यहाँ पे कलेक्टर पे यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको करंट दिखाई दे रहा। समझ में आ रहा है आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? जैसे ही काम करेंगे जैसे करंट बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। ओके, समझा आपको? ये हुआ आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अगर आपने टारगेट मटेरियल चेंज कर दिया, अभी आपको 539 पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द सोडियम मिली थी, ठीक है, 539 पे। अभी अगर आपने मटेरियल चेंज किया, जिंक किया, तो जिंक के लिए ये फ्रीक्वेंसी के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। मीन्स दैट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द टारगेट मटेरियल दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। हर मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेंगी। अभी जिंक के लिए अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ निकलते देखते, देखो 337 के लिए भी नहीं निकल रहे जब भी टारगेट मटेरियल जिंक है। अगर अपन ने 288 देखो फॉर द जिंक एट द फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ है, उसका रेसिप्रोकल यानी फ्रीक्वेंसी 259, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फॉर द जिंक मटेरियल निकल रहा। मींस हर मटेरियल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहती है वो अलग अलग। इज इट क्लियर टू यू? उसी का अगर ग्राफ में ग्राफ देखे अगर आपने तो क्या मिलेगा, देखो फोटो करंट was observed only if the frequency of incident radiation mu was more than the threshold frequency mu zero। अभी mu zero is the threshold frequency होगी, तो mu zero के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हैं आप, वैसे वैसे हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स निकलेंगे, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा रहेगी। मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हियर सी हियर, if the frequency of the incident radiation was more than the threshold frequency, we obtain the kinetic energy of that electron. It is different for the different material. समझ में आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ा रहे, एक बार आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे, तो हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? देयर वाज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं, वैसे तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। The photocurrent started instantaneously within 10⁻⁹ seconds on shining the radiation, even if the intensity of radiation was low. ये 10⁻⁹ सेकेंड, बहुत ही कम सेकेंड में, टाइम में, that the electrons they are emitted from the metal surface. As soon as the incident radiation was stopped, the flow of current stopped. जैसे ही आपने इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉप कर दिए तो फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाता है। नाउ लेट्स सी वन स्टिमुलेशन हियर। जो 3 पॉइंट्स अपन ने देखे वो देखते अपन। यहाँ पर देखो, जैसे ही अपन ने यहाँ पे फोटॉन्स इंसिडेंट किए मेटल सरफेस के ऊपर, दैट दे इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड ओवर हियर। टारगेट मटेरियल अगर अपन सोडियम रखते तो maximum number of electrons they are emitted instantaneously. There is no time lag between these two. Okay? और ये 10⁻⁹ सेकेंड में निकलना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ही अपन इवन दो द फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी है कम भी किए, तो भी इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड हियर एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग हियर। ओके, वो जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उसका ग्राफ देखो। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी फिक्स्ड। क्या क्या कांस्टेंट रखना है आपको? कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी फिक्स्ड। इफ द इंटेंसिटी वाज इंक्रीज, द फोटो करंट इंक्रीज्ड linearly with intensity.
आपने अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट रखे और इंटेंसिटी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट रखे, वी भी कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखे, और अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोटो करंट इंक्रीज लीनियरली विथ इंटेंसिटी। मींस अगर स्टार्टिंग में अगर फ्रीक्वेंसी कुछ कांस्टेंट रखते हो आप, सपोज 345 नैनोमीटर वेवलेंथ को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी सपोज 10% है, तो आपको करस्पॉन्डिंग फोटो करंट मिलेगा। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे करस्पॉन्डिंग फोटो करंट मिलेगा, लाइक दिस। ओके, तो फोटो यहाँ पे आपको क्या क्या कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है और पोटेंशियल जो अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे। तो इफ द इंटेंसिटी वाज इंक्रीज्ड, the photo current increase linearly. Let's see some stimulation for that. See here, that target material is sodium. अभी अपन उसके लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं। सपोज वी कीप द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एट 345। 345 पे अपन ने कांस्टेंट रख दिए फ्रीक्वेंसी, ये होगी इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रखिए। और अगर आपने यहाँ पे इंटेंसिटी को स्टार्टिंग में 0 रखा, यहाँ पे इंटेंसिटी सपोज 0, ठीक है, यहाँ 0 दिखा रही है, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं अपन वो 0 यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे अपन यहाँ से जैसे ही इंटेंसिटी सपोज 10 कर देते, 10 करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रख दिए। समझ में आ रहा आपको? तो आपको 10% इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स के यहाँ पे निकल इंसिडेंट हो रहे, तो आपको जो करंट मिल रहा है वो 0.032। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को अगर 20% कर दिया, ओके, आपको इंटेंसिटी चेंज करनी है यहाँ पे, तो अगर अपन ने 20% कर दिए तो देखो करंट बढ़ गया, लीनियरली बढ़ रहा है। 0.064 पहले कितना था, 0.032 था, अभी 0.064 हो गया। अगर यहाँ पे आपने उसको अगर 40% कर दिए, सपोज 40%, तो अब और 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर 30% कर दिए तो अभी देखो 0.096 हो गया, 3 टाइम्स हो गया। ओके, तो करंट कैसे बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है और इंटेंसिटी को बढ़ाते जाना है। फोटो करंट क्या मिलता है वो देखना है आपको। तो दिस इंक्रीज इज देयर इज अ लीनियर इंक्रीज इन द फोटो करंट। तो आपको ग्राफ जो मिला दैट इज द लीनियर ग्राफ। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V increases, पोटेंशियल डिफरेंस अभी इंक्रीज करना है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी कांस्टेंट, इनिशियली द करंट इंक्रीजेस विथ वोल्टेज बट देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन करंट। अभी आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है और कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जैसे जैसे आप चेंज करते हो, अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले तो करंट बढ़ेगा और एक वैल्यू ऐसे आएंगी कि जिसके ऊपर ये जो फोटो करंट है वो कांस्टेंट मिलेगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस के एक वैल्यू के ऊपर करंट आपको कांस्टेंट मिलेगा, दैट करंट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन करंट। ओके, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कीपिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मींस पॉजिटिव पोटेंशियल वोल्टेज इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और निगेटिव वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं दैट इज रिटार्डिंग इन वोल्टेज। ओके, अभी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, कीपिंग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड if the intensity of radiation was increased, the value of saturation current increases। जैसे जैसे आप जो ये है इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे, ये पहले इंटेंसिटी थी, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखे और आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एट दैट टाइम वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस
और करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखे थे और पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करते करते आपको क्या मिला कि पहले करंट इंक्रीज, फोटो करंट इंक्रीज हो रहा था, फिर कुछ वैल्यू के बाद वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस में जो आई की वैल्यू है मींस इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो दूसरे वैल्यू पे कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फिर से वैरी करेंगे और लेट अस सी व्हाट इज द ग्राफ विच वी ऑब्टेन, फोटो करंट कैसे मिलता है, तो स्लाइटली अबव आपको सैचुरेशन करंट मिलेगा। ऐसे ही तीसरा रीडिंग जब भी आप लेते हो कि एक वैल्यू पे इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे और आपको फिर से वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, दैट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस आपको वैरी करना है, ठीक है, और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी है, वो वैल्यू पे कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस जब भी आप फाइंड इंक्रीज करोगे, यू विल गेट द अनदर सैचुरेशन करंट हियर। ओके, मींस ये केस में आपको हर बार इंटेंसिटी अगर आप चेंज करते हो, इंटेंसिटी चेंज की, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे, ठीक है, तो इंटेंसिटी पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाते गए तो फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो भी ग्राफ कर्व मिलेगा इट इज लाइक दिस। ठीक है, इफ इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल वेर अप्लाइड टू द कलेक्टर, द फोटो करंट डिक्रीज फॉर सम टिपिकल वैल्यू V0, photo current becomes zero. V0 was termed as a cutoff or the stopping potential. अभी देखो यहाँ पे पहले इसमें अपन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा के लो इंटेंसिटी के लिए कर्व कैसे मिली, हाई इंटेंसिटी के लिए कर्व कैसे मिली, वो फाइंड आउट किए। अभी देखो रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको इंक्रीज करते जाना है, लेकिन सभी वक्त आपको एक ही पोटेंशियल ऐसे मिलेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, कि जहां पर वो अप्लाई करने के बाद ही फोटो करंट डिक्रीज। अभी देखो यहां से करंट डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, जैसे आपने रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई किए करंट डिक्रीज डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके वो रुक गया। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल और द कट ऑफ वोल्टेज। ओके, अब ये कैसे होता है वो देखते हैं अपन। ये मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस से आपने जो कुछ फोटॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट किए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फोटॉन्स की एनर्जी सपोज वी कंसीडर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, these photons they collide with these electrons or these photons they give its energy to these electrons and electrons they emit by some value that is called as a work function, और जो भी बचती है उनके पास एनर्जी that is called as a kinetic energy। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसने जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर है उसको दी, तो क्या हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके बाहर निकला, तो उसके पास कितनी एनर्जी बचती है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डीप में है, अंदर में मेटल सरफेस में, उसको यहां से सरफेस तक आने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी और सरफेस से बाहर निकल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगी, तो उसके पास कितनी बची, 5 और 3 यहाँ पे 8 हो गई और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचती है, तो वो उसके बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेंगी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेंगी। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही वो कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर, उसको पहले सरफेस पे आना पड़ेगा और उसके बाद वर्क फंक्शन की एनर्जी, उसको वो एनर्जी से वो बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन, और जो भी एनर्जी बचती है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे देखो अभी आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पहले वाले स्लाइड में देखा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, कुछ इसके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचती है, तो यहाँ पे आपको जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये कलेक्टर को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भी आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले जो भी इलेक्ट्रॉन स्टॉप करने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू QV, मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आपको? तो काइनेटिक एनर्जी, जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये सभी फॉर्मूले आपको मिलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू क्यू वी, उसके बाद क्यू इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट। ये इक्वेशन आपको इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा। क्यू इट इज इक्वल टू ई, so v it is equal to v0, this is called as a stopping potential. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू ई इंटू v0, ये फॉर्मूला आपको मिला। नेक्स्ट इसमें अपन ये देखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द मैक्सिमम वेलोसिटी of the electrons and the stopping potential V0 does not depend on the intensity of incident radiation. ये स्लाइड से आपने क्या देखा कि सबके इसके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सबका सेम है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द and hence maximum electrons and stopping potential does not depends upon the intensity of incident radiation. Stopping potential, it does not depend upon the intensity of the radiation. Okay, and the next one, the frequency of the incident radiation was changed, keeping the intensity and accelerating potential voltage V constant. Then the saturation current remains the same, but the stopping voltage potential V0 changes. यहाँ पे आपको I के वैल्यू कांस्टेंट रखना है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी भी चेंज किए तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के बाद कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट रखना है, पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V कांस्टेंट रखेंगे, देन द सैचुरेशन करंट रिमेन्स द सेम, सैचुरेशन करंट सेम रहता है बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी चेंजेस। ओके, ये यहाँ पे देखा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी वैरी की है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज की तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। ओके, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस which we obtained from the photoelectric effect. Okay.